मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। हफ्ते का पहला मनी सेंट्रल बेहद खास है, कुछ नए बदलाव के साथ है और ये लगातार बदलाव जारी रहेंगे और मनी सेंट्रल को आप बहुत जल्द बिल्कुल नए कलेवर में देखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान सर से खबरों पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी दो ऐसी खबरों के साथ जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगी। म्यूचुअल फंड बेचने पर अब मिलेगा फटाफट पैसा। पेटीएम को क्यों नहीं मिला पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस? अमेजन ने बंद किया एक और कारोबार। बजट से पहले होगी मनरेगा की समीक्षा। वेनेजुला से क्यों हटे प्रतिबंध और चीन का संकट कितना गहरा? ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत हम करेंगे दो ऐसी खबरों के साथ जिनका असर सीधे आपकी जेब पर, आपके बटुए पर पड़ेगा। पहली खबर म्यूचुअल फंड से जुड़ी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो म्यूचुअल फंड निवेशक अपना निवेश म्यूचुअल फंड में करते हैं और उसको अगर बेचेंगे, तो अगर यूनिट्स को बेचेंगे तो उसका पैसा 3 दिन के अंदर उनके खाते में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड रिडम्पशन अवधि को 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड को फंड्स के जितनी एएमसीज हैं, कंपनीज हैं, उनको ये आदेश दिया है कि निवेशकों के डिविडेंड का पैसा 7 दिन के भीतर और रिडम्पशन का पैसा 3 दिन के भीतर उनके खातों में भेज दिया जाए। शुक्रवार को सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यह निर्देश दे दिया गया। सर, किस तरीके से फायदा होगा निवेशकों को इस फैसले का? म्यूचुअल फंड रिडम्पशन का पैसा फंड्स के पास काफ़ी समय तक रहता था और अब जो इसके मुख्य रूप से जो नियम हैं वो ये हैं, जैसा आपको शुभम ने बताया कि 3 दिन और 5 दिन का है। अगर विदेश में किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने तो 5 दिन में वापस होगा, और नहीं तो अगर यदि आपने अपनी यूनिट्स को रिडीम कराया है तो उसकी रिडम्पशन की राशि आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा डिविडेंड होल्डर्स, अगर आपको म्यूचुअल फंड कोई लाभांश देता है तो 7 दिन में मिलेगा। पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया निवेशकों के लिए तो उनके रिडम्पशंस को आसान करेगी और उनका पैसा देने की मिलने में जो समय लगता है, इधर कई जगह शिकायत आई थी और उसमें कई जगह एग्रीगेटर्स के पास पैसा फंसे होने की शिकायत भी थी। सेबी ने इसके बारे में गाइडलाइंस भी जारी किए थे, क्योंकि जिन एग्रीगेटर्स के जरिए आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उनके पास से भी रिडम्पशन का पैसा आने में समय लगता था। इसके साथ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशन है MFI, वो इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके एक लिस्ट पब्लिश करने वाली है जिसमें वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिन परिस्थितियों के कारण इस नियम को लागू नहीं किया जा पाएगा। यानी म्यूचुअल फंड्स 3 दिन के अंदर पैसा वापस ना कर पाएँ और रिडम्पशन का पैसा ना दे पाएँ, उसके लिए कौन सी परिस्थितियों को लागू को व्यवहारिक रूप से सही माना जाएगा। ये एक प्रावधान इसके साथ भविष्य में आएगा। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब म्यूचुअल फंड्स को अपने पास कैश और फंड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि 3 दिन के अंदर रिडम्पशन देने का मतलब है कि उनके पास तुरंत इतना पैसा होना चाहिए जिसे वे निकाल कर दे सकें। और इससे म्यूचुअल फंड के कामकाज को लेकर उनके पास जो कैश होल्डिंग्स हैं उनके बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उनको कम से कम एक ऐसा फंड इमीडिएटली अपने पास रखना होगा जिससे वो 3 दिन के अंदर अपने निवेशक के खाते में ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन इधर हाल फिलहाल के दिनों में म्यूचुअल फंड के रिडम्पशंस भी बढ़े हैं, निवेश भी बढ़ा है, रिडम्पशंस भी बढ़े हैं, और ऐसी परिस्थिति में ये फैसला निवेशकों के लिए काफ़ी फायदे का है। एक दूसरी खबर और जो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जेब से जुड़ी है। इस साल निजी कंपनियों की तरफ से वेतन में होने वाली बढ़ोतरी शायद पिछले साल से कम रहे। रिसर्च फर्म डेलॉयट के आंकड़ों के हवाले से ये खबर छपी है इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जिसमें ये कहा गया है कि महंगाई और आर्थिक चुनौतियों की वजह से इस साल कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सर, क्या सारे सेक्टर्स की एक सी स्थिति रहेगी या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इससे अछूते रहेंगे, या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा असर पड़ेगा? इस वित्त वर्ष में करीब 50 से 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही, पर हम इस रिपोर्ट को अगर विस्तार से देखें तो ये दिखाई देता है कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, कंज्यूमर और FMCG सेक्टर्स में शायद बढ़ोतरी, अगर कमोबेश लेकिन बढ़ोतरी होती रहेगी वेतन में, ये जो डेलॉयट का सर्वे है। जबकि IT, टेक और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी
तेज गिरावट दिखाई दे रही। खासतौर से सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो प्रोजेक्टेड हाइक्स हैं, जो सैलरी में बढ़ोतरी है, वो 11.3% रहेगी, जबकि वो 12% के आसपास थी पिछले साल, ऐसा माना जा रहा है। इसमें गिरावट है। और आईटी सर्विसेज में काफ़ी गिरावट है। थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज में भी ठीक ठाक गिरावट है। ये वो हिस्सा था जिसमें आमतौर पर वेतन और में हाइक्स अच्छी होती थी, क्योंकि नए वर्कर भी लिए जाते थे, नई हायरिंग भी होती थी। हम जैसा देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में पिछले कई महीनों से लगातार छटनी चल रही है, कंपनियां तनख्वाहों में कटौती कर रही हैं, उसका असर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में इस जो कर्मचारी बचे हैं जिनके पास नौकरियां हैं उनकी पे हाइक पर दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मांग टूटने की उम्मीद है। अगले 2-3 महीनों में जो आर्थिक विकास दर के आंकड़े आ रहे हैं, कंपनियों के मुनाफे के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ने के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उनके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी पिछले साल बढ़ी थी। चलिए, अब नीतियों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर नीति है स्क्रैप पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। क्या खबर है कि 1 अप्रैल से लागू हो रही व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार के विभागों में इस्तेमाल होने वाली सभी ऐसी गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें स्क्रैप में बदल दिया जाएगा, यानी कबाड़ में बदल दिया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए फाइल राज्यों को भी भेज दी गई है। सर, क्या असर होगा इस नीति का, इस फैसले का? ये फैसला अभी फिलहाल सरकारी वाहनों पर है, और सरकारी वाहनों में इसमें कारें ही नहीं, बसेस भी, बाकी सारी चीज़ भी शामिल होंगी। इससे एक बड़ी चीज़ बदलाव होने वाला है जो हमें ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। वो ये कि इस फैसले के बाद सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर कारों की, वाहनों की जो सरकारी सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती, उनकी खरीद बढ़ेगी। और काफ़ी पुराने वाहन हैं सरकारी विभागों के पास। अगर आप जिलों में जाएं और कस्बों में जाएं तो वाहनों की उम्र काफ़ी लंबी है। इसमें पुलिस है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास काफ़ी पुराने वाहन हैं। अगर इन्हें 15 साल से पुराने वाहनों को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, स्क्रैप करना पड़ा, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बाजार में एक ठीक ठाक मांग निकलेगी। हमें याद रखना होगा कि 2018 में सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी घोषित की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद, जिसमें ये भी कहा गया था कि 2015 के बाद के 15 साल पुराने वाहनों को पार्किंग स्पेस भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। यही कानून, क्या यही व्यवस्था बाद में निजी वाहनों पर भी लागू होगी, अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से सरकार अपने वाहनों पर एक पायलट प्रयोग कर रही है। सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ही मांग बढ़ाने की बात नहीं होगी, राज्य सरकारों को अपने बजट से और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे नए वाहनों को खरीदने के लिए। और ये इस समय जबकि राज्य सरकारों के बजट थोड़े खींचतान में है, कितनी राज्य सरकारें अपने वाहनों का पूरा बेड़ा या आधा 50% बेड़ा बदल पाएंगी, ये देखना होगा। पेटीएम के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। पेटीएम लगातार दिक्कतों में है, स्टॉक प्राइस भी लगातार गिरता चला जा रहा है। आज पेटीएम के लिए एक और खराब खबर, रिजर्व बैंक ने फिनटेक कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस देने से मना कर दिया और कंपनी से कहा है कि लाइसेंस के लिए वे नए सिरे से फिर आवेदन करें। कंपनी ने ऑनलाइन मर्चेंट सेवाओं के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। पेटीएम के अलावा कुछ कंपनियां और भी हैं जिन्होंने एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस का आवेदन किया था। सर, एक सवाल ये कि ये लाइसेंस किस तरीके का होता है, इस लाइसेंस को लेने के बाद कंपनियां क्या कर पाती हैं, और दूसरा सवाल, किसको मिला किसको नहीं मिला? पेटीएम के साथ क्या कोई और भी ऐसा था? आरबीआई ने मार्च 2020 में नई गाइडलाइंस जारी की थी शुभम, पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए। पेमेंट एप्लीकेशन और पेमेंट ऐप और मोबाइल पेमेंट वॉलेट से पेमेंट एग्रीगेटर से एक अलग तरीके की सर्विस है। ये सर्विसेज उन कंपनियों को दी जाती है जो मर्चेंट और ई-कॉमर्स साइट्स को आपस में जोड़ती हैं, उनके पेमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं कस्टमर से और उन्हें ई-कॉमर्स साइट से मर्चेंट्स को पहुंचाती हैं। इनके पास एक पूल ऑफ फंड होता है जिसे ये रिसीव करके बाकी ग्राहकों के बीच में बांटती हैं। इसमें कंपनियों को एक पूरा एकीकृत पेमेंट सिस्टम डेवलप करना होता है, जिसमें कैश भी होता है, जिसमें चेक भी होता है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट्स भी होते हैं, जिसमें टच पॉइंट्स भी होते हैं, जिसमें POS मशीनें भी होती हैं, कार्ड की मशीनें भी होती हैं, जिसमें मर्चेंट और ई-कॉमर्स एक साथ जुड़ते हैं। ये पेमेंट एग्रीगेटर की परिभाषा या ढांचा है जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। और आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को
जून 2021 तक इसके लिए अप्लाई करना था जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां थी, जिसे बढ़ा के बाद में 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया था, इस तारीख को कर दिया गया था। पेटीएम को इसमें काफ़ी झटका लगा है। पेटीएम के प्रस्ताव को सरकार को आरबीआई ने कहा है कि उसे दोबारा वापस 120 दिन में जवाब देना होगा, अब नए सिरे से इसे अप्लाई करना पड़ेगा। पेटीएम के अलावा दूसरी कंपनी और है जिसकी खबर पता चल रही है, उसमें मोबीक्विक दूसरा और बड़ा बड़ा प्लेयर है जिसकी एप्लीकेशन को आरबीआई ने स्वीकार नहीं किया है। मोबीक्विक से भी ऐसे ही कहा गया है कि उससे पेमेंट एग्रीगेटर बनने की शर्तें पूरी करने के लिए अलग से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा रेजर पे, पाइन लैब, कैश फ्री और सीसी एवेन्यूज छोटी कंपनियां हैं। इनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। बिलडेस्क और पे फॉर यू को अभी मंजूरी उनकी पेंडिंग है, उसके ऊपर काम चल रहा है। कल जब ये खबर आई उसके बाद काफ़ी हल्ला मचा फिनटेक के बाज़ार में। पेटीएम की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया। पेटीएम ने कहा कि नहीं, उसका प्रस्ताव रिजेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि उससे कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिन्हें लेकर वो आरबीआई के पास जाएगी। इस आदेश में रिजर्व बैंक ने कहा था कि जब तक ये लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक पेटीएम या बाकी कंपनियां जिन्हें इसके लाइसेंस नहीं मिले हैं वो नए मर्चेंट्स को नहीं जोड़ सकेंगी। यानी उनको जो अपने मर्चेंट नेटवर्क को बनाना है और जहां जाकर उन्हें अपने पेमेंट ऐप को स्वीकार कराना है, ये सारी कंपनियां आपस में कंपटीशन करेंगी, अलग अलग दुकानों पर ई कॉमर्स साइट्स के साथ अपने को जोड़ेंगी जहां से जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तब तक आरबीआई ने उन्हें नए मर्चेंट्स को जोड़ने से रोक दिया है। पेटीएम का कहना है कि उसके कामकाज पर, ऑपरेशन पर, कारोबार पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज सुबह बाजार में पेटीएम में हमने तेज गिरावट देखी, बाद में बाजार में तेजी थी और उस तेजी के साथ पेटीएम का स्टॉक भी सुधर गया। अब इसमें रिजर्व बैंक को जब वापस पेटीएम की दोबारा एप्लीकेशन जाएगी तब इस स्थिति और स्पष्ट होगी। एक और कंपनी जो लगातार चर्चा में है वो है अमेज़न। बड़ी छट्टी करने की बात से चर्चा में आई, उसके बाद कहा कि फ्रिज, टीवी मत खरीदिए। अब कंपनी ने अपना एक कारोबार भारत में और बंद कर दिया है। अमेज़न एक के बाद एक अपने कारोबार भारत में समेट रही है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर हमने बात की थी, वो स्टार्टअप इंडिया से समेटा था। इसके बाद अब भारत में फूड डिलीवरी कारोबार को भी बंद करने का फैसला लिया है कंपनी ने। दिसंबर अंत से अमेज़न भारत में अपना फूड डिलीवरी कारोबार समेटना शुरू कर देगी। सर, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। फूड बिजनेस लगातार भारत में बढ़ रहा है, उसके बाद भी अमेज़न इससे बाहर निकल रही है, ऐसा क्यों? अमेज़न के पूरे कारोबार में नुकसान हो रहा है। हम लोग इस पर विस्तार से इकोनॉमिका में एक बार बात भी कर चुके हैं। करीब $6.5 बिलियन अमेज़न भारत में निवेश कर चुकी है पिछले एक दशक में, लेकिन अमेज़न का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमेज़न ने अपने आप को कई सारे कारोबार में फैलाया था। ई कॉमर्स के अलावा उसने अपने आप को एजुकेशन एडटेक कारोबार में रखा था, में भेजा था, जिस कंपनी को बंद करने का आदेश हो गया। क्रमशः अगले साल तक ये कंपनी बंद की जाएगी। और अब ये फूड डिलीवरी की दूसरा महत्वपूर्ण बिजनेस है जिसका ट्रायल चल रहा था और जिसमें कई सारे फूड रिटेलर जोड़ भी दिए गए थे। मुख्य वजह यह है कि पूरी दुनिया में अमेज़न को अपने कारोबार में नुकसान हो रहा है और भारत उसका एक बड़ा बेस था, तो इसलिए यहाँ भी इस एक और विंडो को इसको बंद करने की तैयारी चल रही है। हालांकि शुभम, इस बात की अपेक्षा थी कि जो छोटे कारोबार हैं, जो फ्रिंज बिजनेस है अमेज़न के, ये बंद होंगे ही जिस लेवल की रिस्ट्रक्चरिंग या जिस लेवल की एट्रीशन, कॉस्ट कटिंग ये कंपनी अपने पूरे दुनिया के संचालनों में कर रही है। लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि अमेज़न का जो कोर कारोबार है, जो ई कॉमर्स का कारोबार है, उस पर कितना असर पड़ता है। क्या वहाँ भी कोई बड़ी छटनियाँ होंगी? क्या वहाँ भी कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे कि चीज़ें बदलेंगी? इस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल। और अमेज़न को लेकर लगातार खबरें इसलिए भी गौर से देखनी समझनी चाहिए क्योंकि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, अगर इस पर असर होगा तो इसका असर निश्चित तौर पर यहाँ तक नहीं रहेगा, अन्य कंपनियों पर भी आएगा। अब बात बजट से जुड़ी खबरों की। बजट की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। 60 दिन से कम का समय बचा है। अब बजट 1 फरवरी को आपके साथ होगा, लगभग यही तारीख होती है। पहले हफ्ते में फरवरी के बजट आ जाता है। वित्त मंत्री ने मीटिंग शुरू कर दी, बैठकें शुरू कर दी, अलग अलग प्रतिनिधियों से, हितधारकों से ये बातचीत शुरू हो चुकी है। मनी 9 मनी सेंट्रल की टीम आपको बजट की प्री बजट तैयारियां आज से शुरू करती दिख रही है। आज से हम बजट पर लगातार बात करेंगे, बजट के अलग अलग हिस्सों पर कहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं, किस सेक्टर की क्या राय हैं, क्या मांगा जा रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या सरकार दे सकती है, क्या सरकार नहीं दे सकती। ये सब तमाम चीज़ें हम आपको बजट आने से पहले समझाएंगे। और बजट के बाद तो आप मनी 9 के साथ जुड़े ही रहेंगे क्योंकि बजट आपको बारीकी से हम ही समझाएंगे।
पहला सवाल सर, बजट की तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं, प्री बजट आज से शुरू हो रहा है, 60 दिन का समय बचा है। पृष्ठभूमि क्या है बजट की, कैसे बजट, जब वित्त मंत्री बजट तैयार करने टेबल पर बैठी हैं अधिकारियों के साथ, कौन कौन सी चीजें उनकी टेबल पर हैं? शुभम, बजट को हमने अभी से चर्चा इसलिए शुरू की क्योंकि ज़रूरी है कि भारत के इतिहास में बजट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर शायद ये जो 2023 का बजट है कई मामलों में, कई संदर्भों में, और इसे जब इसके संदर्भ आप समझते जाएंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई संदर्भों में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बजट होने वाला है 2023 का। एक संदर्भ तो आपके दिमाग में होगा स्वाभाविक रूप से कि पॉलिटिकली ये सरकार का आखिरी बजट है, क्योंकि इसके बाद चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, और उसके बीच में सरकार को वोट ऑन अकाउंट लाना पड़ेगा, और 2024 का बजट जैसे सामान्य रूप से चुनाव के बाद आता है जुलाई में आएगा। तो राजनीतिक रूप से सरकार के लिए बड़े चुनाव में जाने से पहले बजट है, पर ये इतनी ही व्याख्या इस बजट का संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं। ये बजट 3-4 बड़ी चीज़ों की छाया में बन रहा है, और इसलिए इस बजट को बिल्कुल देखने का अलग सा नज़रिया हमें इस बार विकसित करना पड़ेगा ताकि हम जान सकें कि इस बजट में होने वाला क्या है। पहली चीज़, ये बजट जीएसटी के पूरे कामकाज की प्रक्रिया में पुनर्गठन के साथ शुरू हो रहा है। जीएसटी में राज्यों को जो कंपनसेशन देने की व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया इस साल जून में, और इसके बाद अब राज्य अपने भरोसे हैं, राज्यों को अपने संसाधन जुटाने हैं और अपने खर्चे चलाने हैं। जीएसटी में होने वाले उनके नुकसान की भरपाई उन्हें केंद्र सरकार नहीं करेगी। यानी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय रिश्तों की जो इबारत जीएसटी की छाया में लिखी गई थी वो बदल गई और बंद हो गई है। तो पहला तो संदर्भ ये है। इस संदर्भ के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कितनी मदद देगी, राज्य सरकारें कितनी कर्ज उठा पाएंगी, उस कर्ज का क्या असर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बजट भारत के रिकॉर्ड फिस्कल गवर्नमेंट बारोइंग के बीच में बन रहा है। ऑलमोस्ट IMF का नंबर माने और बाकी नंबर माने तो भारत में GDP के अनुपात में 85 से 90% सरकार का कर्ज है, केंद्र और राज्य सरकारों को मिला लें। और अगर आप बाकी जो कर्ज बजट से बाहर है पर सरकारी एजेंसियाँ लेती हैं तो ये 90% से ज़्यादा हो जाता है। इस बड़े कर्ज की छाया में ये बजट आ रहा है, यानी सरकार के पास ज़्यादा कर्ज उगाने का विकल्प अगले साल नहीं बचा हुआ है। तीसरा, यह पहला ऐसा बजट होगा पिछले एक दशक में जो इतनी ऊंची ब्याज दरों की छाया में बनेगा। ब्याज दरों की में बढ़ोतरी लगातार चल रही। हमें पता है कि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है भारत में, तो जितनी ब्याज दरें बढ़ती हैं सरकार पर कर्ज का और ब्याज का बोझ उतना ज़्यादा बढ़ता है। जब सरकार बजट पेश कर रही होगी तब तक शायद भारत में रेपो रेट 6% से ऊपर निकल चुकी होगी, जो मौजूदा ट्रेजेक्ट्री हमें दिखाई दे रही है। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह बजट उस साल के लिए पेश किया जाएगा जब भारत में आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जाने की संभावना है। हमें जितने आकलन अभी मिल रहे हैं 2023 के वित्त वर्ष 2023-24 के, उस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जाएगी, और जो 2012-13 के बाद शायद सबसे कम, सबसे निचला स्तर होगा। और इन सारी चीज़ों के बीच में बजट और प्लस जो राजनीतिक चुनौतियां हैं और जो आमतौर पर आखिरी बजटों को लोकल भवन और चुनावी बजट कहा जाता है, इसके साथ और बड़े संदर्भ हैं। सरकार का डिमांड का एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया, डिसइन्वेस्टमेंट के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए, ये सारे और भी छोटे डिटेल्स हैं, पर ये 5-7 बड़ी भूमिकाएं हैं जिन भूमिकाओं की छाया में ये बजट बन रहा है। और इसलिए हम इस बजट के आने वाले बजट में क्या क्या संभावना है इनकी परतें खोलते हुए चलेंगे, और शुभम आज उसकी पहली खबर हम लोगों से शेयर करेंगे। बिल्कुल, तो आज हम कुल 3 खबरों पर बात करेंगे जो इस बजट से जुड़ी होंगी। पहली खबर होगी राज्यों के और केंद्र के बीच, जैसा अंशुमान सर ने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया, जीएसटी के नए तौर तरीके, नए संबंध, नए रिश्ते होंगे, तो उसकी एक झलक मिली है। क्या मांग रहे हैं राज्य, ये हम बताएंगे। निर्यात पर क्या तैयारी है सरकार की, और एक बड़ी स्कीम केंद्र सरकार की, उसकी समीक्षा, उसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है। ये 3 खबरें आज हम जिस पर बात करेंगे। पहली खबर, जीएसटी। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में लगभग 2 महीने का समय बचा, और बजट से पहले केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर उद्योगों से और अन्य भागीदारों से रायशुमारी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री कई राज्यों के वित्त मंत्री के साथ मिली, और रिपोर्ट्स की माने तो राज्यों के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से जीएसटी में अपनी हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 60% करने की मांग की है। राज्यों ने वित्त मंत्री से कर्ज की लिमिट को बढ़ाने की भी मांग की है। कर्ज की लिमिट को बढ़ाना एक ऐसी मांग है राज्यों की जो मुझे लगता है कि शायद जितने पुराने बजट होंगे सर उतनी ही पुरानी मांग होगी। लेकिन जीएसटी बढ़ाने के पीछे राज्यों ने कुछ तर्क दिए होंगे, वो तर्क क्या हैं? यहाँ से राज्य सरकारें अब केंद्र से जीएसटी के कंपनसेशन को लेकर एक नए किस्म की मुहिम शुरू कर रही हैं। कुछ राज्यों के और चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के चुनाव होने के बाद जो जीएसटी का फेडरल राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और बदलेगा। राज्य सरकारों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में कहा है कि उन्हें केंद्रीय टैक्स में जो अभी हिस्सेदारी मिलती है जो 50% है उसे बढ़ाकर ओवरऑल 60% किया जाए, या फिर
कंपनसेशन की अवधि यानी जीएसटी से होने वाले नुकसान की अवधि 5 साल के लिए और बढ़ाई जाए। क्योंकि 5 साल के लिए ही ये नियम बना था, इसलिए 5 साल वाली अवधि समाप्त हो गई है। बजट से पहले राज्य सरकारें नए सिरे से इस दबाव को लेकर सामने आ रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क जो इसके भीतर दिया गया, जो शायद बहस में आएगा और इस पर लंबी बहस होगी भी अलग अलग तरह से, ये कहा गया कि केंद्र सरकार अपने अधिकांश हिस्से अब बजट की प्रक्रिया से या टैक्सेशन की प्रक्रिया से बाहर सेस के जरिए, उपकर के जरिए जुटाती है। केंद्र सरकार का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसमें सेस का हिस्सा बढ़ते बढ़ते 2011-12 में 10% से बढ़कर 27% के आसपास पहुंच गया है, 26 से 27% हो गया है। और ये सेस केंद्र सरकार राज्यों से नहीं बांटती, इसको अलग रखती है। ये प्रक्रिया हमने पिछले 7-8 सालों में बहुत तेजी से बढ़ते देखी। तो केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस हैं उनका एक ऐसा पूल है जिसको कि डिवाइजेबल पूल कहा जाता है, यानी राज्यों से भागीदारी योग्य हिस्सा होता है जिसमें राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, और जो सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं उनको केंद्र सरकार अपने पास रखती है। राज्य सरकार दूसरी मांग लेकर ये आए हैं कि इससे सरकार इन सारे सेस और सरचार्ज को पूरे पूल में बांट में शामिल कर दिया जाए, यानी 26% अतिरिक्त हिस्सा भी पूल का हिस्सा हो, जिससे कि इसमें भी राज्य सरकारों को हिस्सेदारी मिले, क्योंकि उससे अलग नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो तर्क राज्य सरकारों ने दिया है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में होने वाले कुल खर्च में केंद्र में राज्य सरकारों को 62% योगदान करना पड़ता है, 62 से 63% योगदान करना पड़ता है, जबकि देश में मिलने वाले कुल राजस्व में केंद्र सरकार 62% हिस्सा ले जाती है। और ये डिसबैलेंस खत्म होना चाहिए। ये है इस बजट की पहली सेटिंग, जहां पर केंद्र और राज्य के राजकोषीय रिश्तों में एक नए किस्म की खींचतान हमें इस बजट की छाया में दिखाई देगी। चलिए, एक्सपोर्ट पे क्या तैयारी है? खबर यह है कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए इस बार बजट में 2,500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जा सकती है, जिसका मकसद ये है कि देश के 50 जिलों को एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित किया जा सके। वहीं सरकार ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में कुछ बदलाव कर सकती है। इसके लिए सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, जिसकी सिफारिशें आने के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। सर, पहला निर्यात पे सवाल, क्या निर्यात एक ऐसी जगह दिखती है सरकार को जहां पे कुछ उम्मीदें हैं, और सरकार क्या कोशिश कर सकती है, क्या कर सकती है निर्यात को लेकर? निर्यात इस साल बजट का बड़ा फ्लेवर रह सकते हैं, बड़ा हिस्सा रह सकते हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि भारत में अपनी भीतरी मांग टूट रही है, सिकुड़ रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही, हम लगातार देख रहे हैं। इसलिए सरकार को अब नए किस्म से मैन्युफैक्चरिंग में निवेश जुटाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए, और जो भी रोजगार बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें सपोर्ट देने के लिए निर्यात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो संकेत मिल रहे हैं कि सरकार निर्यात को लेकर एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। अभी उसके कॉन्टूर्स, उसकी मुख्य चीज़ें साफ नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए दिसंबर जनवरी तक हमारे सामने और जानकारियां इस बारे में आएंगी कि बजट के भीतर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन निर्यात को लेकर सरकार कुछ रीजनल राज्यों में हब बना रही है, राज्यों की निर्यात में भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जहाँ नए बाजारों को अफ्रीका के और कैरेबियाई बाजारों की तरफ जाने की कोशिश की जाए और उनके लिए प्रोत्साहन दिए जाए। निर्यातों का मामला थोड़ा पेचीदा है। निर्यात में सरकार में सीधे प्रत्यक्ष रियायतें देना मुश्किल है, क्योंकि WTO के नियमों के तहत दुनिया भर के देश बंधे हुए हैं, FTA भी किए गए हैं। लेकिन ये एक हिस्सा है, यहाँ सरकार किस तरह से निवेश को बढ़ाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए क्या करती है, ये एक दूसरा बिंदु है जिस पर इस बार का बजट फोकस कर सकता है। सर, मनरेगा बड़ी ऐसी स्कीम है जिसका शायद मुझे लगता है कि सबकी नज़र रहती है, कितना एलोकेशन आया, कितनी स्कीम बढ़ी, कितना पैसा और बढ़ा। सरकार इसकी समीक्षा कर रही है, ये समीक्षा की क्यों जा रही है? हम अक्सर कहते रहे शुभम, उन लोग इस कार्यक्रम में, कि मनरेगा भारत की अर्थव्यवस्था का आईना है। मनरेगा को अगर आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि शहरों में, उद्योगों में, बाजारों में, रिटेल सेंटर में मुख्य थोक बाजारों में, शहरों में हो क्या रहा है। और सरकार इस आईने को में अपना चेहरा देखती है तो उसको थोड़ा चेहरा दागदार दिखाई देता है। हो ये रहा है कि एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के दावे किए जा रहे हैं, रिकवरी दिखी भी हमें पिछले 5-6 महीनों में, लेकिन उस रिकवरी के असर के तौर पर मनरेगा में जॉब की डिमांड नहीं गिरी। गांव में मनरेगा में जॉब की डिमांड प्री कोविड लेवल से करीब 2 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब करीब जो प्री कोविड लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो इस समय भी, जबकि भारत में अर्थव्यवस्था खुल चुकी है, कोई जॉब्स में कमी में जॉब्स वापस लौटने का दावा किया जा रहा है। पैंडेमिक से पहले करीब 50 से 55 मिलियन हाउस होल्ड्स परिवार नियमित रूप से मनरेगा में रोजगार मांगते थे, और इस साल जबकि अभी हाल के महीनों में थोड़ी गिरावट आई है, करीब 70 मिलियन लोग
मनरेगा में रोजगार मांगने के लिए खड़े होंगे। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहरी टिप्पणी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर, जॉब मार्केट पर, डिमांड पर, इन्वेस्टमेंट पर, कैपेक्स पर। ये जो सारे आंकड़े हमारे सामने आते हैं, मनरेगा में रोजगार की मांग बढ़ते जाना और बराबर बने रहना, इस सारी ग्रोथ पर जो ग्रोथ आ रही है इस पर टिप्पणी है। और इसलिए सरकार मनरेगा में रिव्यू करके समझने की शायद कोशिश करेगी कि आखिर मनरेगा में ऐसा क्या है जो बाकी अर्थव्यवस्था में के कारण ग्रामीण इलाकों में रोजगार की मांग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और बाकी जगह रोजगार नहीं बन रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मनरेगा के साथ ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि मनरेगा के पूरे क्रियान्वयन में जो एसेट्स क्रिएट हुई हैं वो कैसी हुई हैं, क्या पूरे समय का रोजगार मिल पा रहा है। जो सही बात है कि 30 से 35 दिन 40 दिन से ज़्यादा का रोजगार नहीं मिल रहा है। और मनरेगा एक बड़े बजट की, बड़े निवेश की स्कीम भी है। हालांकि यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है कि मनरेगा में कोई बहुत बड़े बदलाव सरकार के लिए करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मनरेगा कोई स्कीम नहीं है, ये कानून भी है। और इसमें अगर कोई बड़े ढांचागत बदलाव करने होंगे तो सरकार को संसद से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन मनरेगा दबाव का विषय है। हमें ध्यान रखना होगा कि सारी व्यवस्था के बाद जनवरी से लेकर अभी तक ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 7 और 8% के आसपास बनी हुई है, जबकि मनरेगा में रोजगारों की मांग भी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था में ओपनिंग भी हुई है, बाजारों में कामकाज भी शुरू हुआ है, फसलों की कीमत पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रही है। उसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में ना तो वेतन बढ़े हैं और ना मनरेगा में रोजगारों की मांग घटी है। बिल्कुल। बजट की ये चर्चा जो आज इन 3 खबरों पर थी, अब हर रोज आपको मिलेगी कोई ना कोई खबर बजट से, तैयारियों से जुड़ी हम लेकर आएंगे और इस खास सेगमेंट में हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे और अंशुमान जी से उसका विश्लेषण कराएंगे, जिससे आप बजट जब आए तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें, समझ सकें, उसके असर को एनालाइज कर सकें। अब खबर कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी। सीबीआई ने 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के DHFL बैंक फ्रॉड घोटाले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रमोटर्स ने बैंकों से उठाए कर्ज में घोटाला करने के लिए 87 शेल कंपनियां खोली। शेल कंपनियां क्या होती हैं? जो केवल कागजों में कंपनियां खोलती हैं, उनका कोई ऑफिस, दफ्तर, फैक्ट्री नहीं होती है, केवल कागजों में वो कंपनियां चल रही होती हैं, उन्हें शेल कंपनियां कहती हैं। इन कंपनियों के जरिए कंपनी ने 2007 से 2017 के दौरान 11,675 करोड़ रुपए इधर उधर किए, उसके लेन देन किया, फर्जीवाड़ा किया। सर, और चार्जशीट में डिटेल में अगर पढ़ें तो क्या क्या निकल के आता है? भारत के हाल फिलहाल के इतिहास में यह भी सबसे बड़ा घोटाला है। इसे आप माने कि इस एक घोटाले ने, देवान हाउसिंग फाइनेंस के घोटाले ने भारत में फिनेंशियल फ्रॉड का जो दायरा है वो कितना बड़ा और कितना गहरा इसे सामने लाए। और इसके साथ ही इस घोटाले के खुलने के बाद भारत की जो NBFC कंपनीज थी उसका लीमन मूवमेंट आ गया। इसने और IL&FS 2 घोटालों ने मिलकर भारत में जो उभरता हुआ NBFC उद्योग था उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। और उसके बाद फिर पूरी भारत में NBFCs उस तरह से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उस तरह से नहीं आई। शेल कंपनियां एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य तरीके का अपराध हो चला है या एक स्वाभाविक अपराध हो चुका है भारत में कंपनियों का। जो भी कंपनियां बैंकों से लोन को लेकर उसके साथ जो भी उसका दुरुपयोग करती हैं उसके लिए शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, जिसमें ये भी 95 शेल कंपनियां थी और शेल कंपनियां काम कर रही थी। जबकि ये माना यह गया था कि नोटबंदी के बाद भारत में बड़े पैमाने पर शेल कंपनियों की सफाई हुई और खत्म हुई, लेकिन यही पाया गया कि ये 95 शेल कंपनियां उसके बाद भी काम कर रही थी और देश के बड़े औद्योगिक घराने के साथ काम कर रही थी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीज़ें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताई हैं और पकड़ी हैं। सीबीआई ने एक बिल्डर है जिनका रिश्ता देवान हाउसिंग फाइनेंस के साथ रहा है, उनके प्रीमाइस से एक अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया है। इसके अलावा एक और जो इस घोटाले के करीब के परिवार से संबंधित शख्स हैं, उनके यहाँ महंगी पेंटिंग्स जब्त की गई हैं। यानी ये पूरा का पूरा देवान हाउसिंग फाइनेंस का जो पूरा स्कैम था, इस स्कैम में वो सारे आयाम मौजूद थे, जिसमें बैंक फ्रॉड्स भी थे, जिसमें फर्जी कंपनियां भी थीं, जिसमें फर्जी कर्जदार भी थे और उस सारे पैसे को घुमाकर अकूत संपत्ति जुटाई गई थी। और इसमें करीब 17 बैंक्स, भारत के 17 बैंक्स का कंसोर्टियम नुकसान में आया था देवान हाउसिंग फाइनेंस के चपेट में इस घोटाले में। इसके प्रमोटर्स शायद 2000 पहली बार इनको 2 साल पहले अरेस्ट किया गया था। तब से अगर हम डेटा देखें तो तब से अभी तक इसके प्रमोटर्स जेल में हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खबरें हो गई। अब हम बात करेंगे अमेरिका की, चीन की। अमेरिका में मांग घटाकर महंगाई को काबू करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनको झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि महंगाई के बावजूद अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल रिकॉर्ड स्तर पर देखी गई। शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे सेल के तहत $9 अरब से ज़्यादा की बिक्री हुई।
अमेरिकी सेंट्रल बैंक तोड़कर महंगाई घटाने के लिए लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां मांग नहीं टूट रही। क्या वजह है सर इसकी? महंगा कर्ज के बाद भी लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं। ये एक और बड़ी चुनौती है फेडरल रिजर्व के लिए। एडोब एनालिटिक्स का डेटा बताता है कि 100 इंटरनेट साइट्स पे जो अमेरिका की करीब 85% के आसपास इंटरनेट शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग कवर करती हैं, उनके ऊपर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इससे दो चीज़ें दिखाई देती हैं कि महंगाई में बढ़ोतरी के बाद भी अमेरिका में शॉपिंग की या ख़रीदारी में कमी नहीं आई, जो RBI जो फेडरल रिजर्व के लिए चिंता का विषय होगी कि महंगाई के बाद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये कि महंगाई हमें बाकी जगह दिख रही है, लेकिन पिछले 2 साल में 1 साल में जो पंप प्राइमिंग की गई, जो पैसा सिस्टम में डाला गया, जो लोगों के हाथ में था, वो खरीदारी या वो ग्राहकी बाजार में ब्लैक फ्राइडे के सेल्स में निकली। और यही अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण शॉपिंग सीज़न है जो अब शुरू होता है और क्रिसमस तक जाता है। और इस दौरान महंगाई को डिफाई करके, महंगाई को पीछे छोड़कर अगर लोग शॉपिंग करते हैं तो फिर फेडरल रिजर्व की महंगाई को लेकर धारणा में या तैयारियों में हो सकता है थोड़ा बदलाव हो और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को और ताकत के साथ लागू किया जा सकता है। अब खबर कच्चे तेल के बाजार से, और ये खबर कच्चे तेल के बाजार में जो उठापटक चल रहे हैं उनके बीच शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका ने अपनी ऑयल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुला में फिर से क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया है। इस घटनाक्रम को वेनेजुला को लेकर अमेरिका की नीति में यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। वेनेजुला को दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन अमेरिका ने वेनेजुला पर 2019 से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिस वजह से वैश्विक बाजार में वेनेजुला के तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। अब ये खबर आई है, इसका मतलब कि वहाँ पे सप्लाई होगी, और इस खबर के बाद आपूर्ति बढ़ने की एक आशंका, एक संभावना बनी, जिसको देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में दबाव देखा गया। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $80 तक आ गया, जबकि WTI क्रूड $73 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, वेनेजुला से प्रतिबंध हटाए क्यों गए? वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाने के फैसले के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें हमको समझना होगा, क्योंकि ओपेक इसको लेकर दबाव में है और इसका असर वेनेजुएला से तेल के उत्पादन का असर हमें तेल बाजार पर दिखाई देगा। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका पिछले बाइडेन के कार्यकाल के शुरू होने के बाद से लगातार इस कोशिश में है कि वेनेजुएला पर ट्रंप ने जो प्रतिबंध लगाए थे उनको थोड़ा ढीला किया जाए, ताकि वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू हो, और जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में और पूरी अमेरिका में कनाडा, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो हिस्से हैं वहाँ बाज़ारों में तेल की आपूर्ति शुरू हो सके। अमेरिका की कोशिश ये है कि इसके सहारे वो ओपेक यानी प्रिंस सलमान और पुतिन दोनों लोग जो एनर्जी की बाजार में अपने तरह से मोहरे चल रहे हैं उसे वो काउंटर कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। 2014 तक वेनेजुएला का 99% एक्सपोर्ट तेल से होता था। करीब करीब वेनेजुएला का 1/4 GDP तेल से आता था। और तभी वो याद होगा 2014 का दौर था जब कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई थी। सुबह में और कच्चे तेल की कीमतें $30 आ गई थी $100 से घटकर, और उसी समय वेनेजुएला की इकॉनमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई। और वहीं इसी के साथ वो वेनेजुएला में राजनीतिक रूप से बड़ी उठापटक हुई। मादुरो आए वहाँ और उन्होंने संपूर्ण तानाशाही लगा दी, और उसके बाद 2015 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने तेल उद्योग पर पाबंदियाँ और सख्त कर दी थी। 2019 में वेनेजुएला का तेल उत्पादन घट के 15 लाख बैरल रह गया था, और 2020 में कोविड वाली मंदी के दौरान तो 5 लाख बैरल आ गया था। अब जो फैसला किया है अमेरिकी सरकार ने, उसमें शेवरॉन के बड़े निवेश हैं वेनेजुएला में। शेवरॉन वहाँ की बड़ी प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी, अमेरिका की कंपनी है जो वहाँ तेल उत्पादन करती है। उसे इस बात की इजाज़त दी है कि वहाँ वो तेल की पंपिंग दोबारा शुरू करे, निकालना शुरू करे, उसे बाजार में भेजा जाए। ये बदलाव वेनेजुएला में एक राजनीतिक समाधान बनने की संभावना के तहत आया है। सर, कितना असर इसका बाजार पर पड़ेगा? ये सप्लाई अगर आती है, मान लीजिए अटलांटिक के उधर ही आती है, अमेरिका के ऊपर कनाडा से लेके और नीचे तक, कितना असर पड़ेगा इसका बाजार पर? 2 चीज़ें इसमें देखनी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रतिबंध घटने की शुरुआत है, क्योंकि जिस गारंटी पर, जिस दावे पर अमेरिका ने या जो वेनेजुएला की तरफ से जो संकेत दिए गए उसके आधार से प्रतिबंध लगाया, उसमें मैक्सिको में वेनेजुएला और वेनेजुएला की सरकार यानी मादुरो सरकार और अपोजिशन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें वेनेजुएला इस समय देश छोड़कर भागने वाले लोगों का देश है। लाखों लोग वेनेजुएला से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, अमेरिका की सीमा पर भी शरणार्थी के तौर पर जमा है। तो वेनेजुएला
वेनेजुएला की जो आर्थिक स्थिति वो बुरी तरह चरमराई हुई है। तो जो समझौता हुआ वो समझौता ये है कि वेनेजुएला में राजनीतिक सुधार किए जाएंगे, एक फंड बनाया जाएगा, उस फंड में दुनिया के देश, अमेरिका या बाकी देश मदद करेंगे, वेनेजुएला में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा, बिजली की आपूर्ति सुधारी जाएगी और उसके बिना पर वेनेजुएला को ऑयल रेवेन्यू दोबारा पाने का रास्ता खोला जाएगा, क्योंकि प्रतिबंध के बाद वेनेजुएला के पास बहुत लिमिटेड रेवेन्यूज़ बचे हैं, इकॉनमी बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये तेल कम से कम एक बड़े बाजार में बड़ा बदलाव कर सकता है और वो WTI का बाजार है, जो अमेरिका का कच्चा तेल जिसका बेंचमार्क है, और ये बाजार लैटिन अमेरिका से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। यहाँ दो बड़े असर होंगे, एक तो अमेरिका में तेल आने से अमेरिका में महंगाई में कमी आएगी, अमेरिका के बाजार में तेल आना शुरू होगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेल उत्पादन पर दबाव थोड़ा कम होगा, और दूसरी चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने से ओपेक और रूस की जो गठजोड़ है इसकी ताकत कमज़ोर होगी, और वो ताकत कमज़ोर होते हुए तेल की कीमतों में आज दिखाई भी थी, जबकि WTI तो $75 से नीचे था, आज कच्चा तेल 80 से नीचे चला गया। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर सऊदी अरब और रूस इसका फैसला क्या लेते हैं। पर मादुरो इस पूरी प्रक्रिया में बाइडेन की पिछले 6 महीनों के पूरी पेशबंदी के बाद मादुरो अब सामने आ गए हैं दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ी हलचल मचाने के लिए, ऐसा लगता है। चलिए अब चलिए चीन। कोरोना नियंत्रण को लेकर चीन में लगातार लग रहे लॉकडाउन की वजह से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ऊपर से चीन में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के विरोध में चीन की कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इसका असर वहां की फैक्ट्रियों पर होने वाले उत्पादन पर भी पड़ा है। वानगी के तौर पर आप देखिए तो चीन में आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में 20,000 कर्मचारी कंपनी छोड़कर चले गए हैं। कंपनी छोड़कर वे ना जाएं, इसके लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए बोनस तक देने की बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी निकलने का सिलसिला जारी है। चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से सोमवार को अधिकतर एशियाई बाजारों में दबाव देखा गया। बुरी तरह टूटे बाजार। हालांकि भारतीय बाजार इससे अलग दिखे, वो अलग ही चाल चल रहे थे। भारतीय बाजारों ने नया उच्चतम स्तर बना दिया। सर, क्या जीरो कोविड पॉलिसी जो थी उसका खराब असर अब दिखने लगा है, सामने आने लगा है? चीन गहरी मुश्किल में दिखता है, और चीन का पूरा जो कोविड की रणनीति है, जिस रणनीति का बड़ा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और चीन के लोगों पर भी पड़ रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। 2-3 बड़ी चीज़ें जो अब निकल कर आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये माना जा रहा है कि चीन ने जो वैक्सीन बनाई वो दुनिया की mRNA वैक्सीन की तुलना में उतनी इफेक्टिव नहीं थी, और चीन ने अपनी ही वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। उस वैक्सीन का असर ये हुआ। सब माना जा रहा है कि चीन में जो बुजुर्ग आबादी थी उसको बार बार कोविड के संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है, उसे ये बाकी जो वेस्ट की या पश्चिम देशों की जो वैक्सीन थी वो ज़्यादा प्रभावी साबित हुई, और उसका फ़ायदा चीन के लोगों को उतना नहीं मिला, क्योंकि चीन अपनी वैक्सीन बेच रहा था। दूसरी चीज़ ये कि बेहद सख्त कोविड प्रतिबंधों वाली जीरो कोविड पॉलिसी, क्योंकि चीन पर बहुत दबाव था पूरी दुनिया में कोविड को लेकर, उस सख्त प्रतिबंधों वाली व्यवस्था ने चीन में बेरोजगारी भी बढ़ाई, गरीबी भी बढ़ाई और उद्योगों के लिए कामकाज भी प्रभावित किया। चीन की सरकार चूंकि बेहद नियंत्रित, बेहद कंट्रोल्ड, बेहद सख्त व्यवस्था के तहत, डिक्टेटरशिप और अधिनायकवादी व्यवस्था के तहत चलती है, तो वहाँ होने वाले विरोध प्रदर्शन शी जिनपिंग के लिए बड़ी चुनौती है। शी जिनपिंग को अभी नए सिरे से कम्युनिस्ट पार्टी की कमान और चाइना की कमान मिली है। चीन करीब पिछले 3-4 महीनों से कोविड पॉलिसी को लेकर गहरी असमंजस में है। कभी खोलना, कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी बंद करना। लेकिन अब ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं सीधे उन क्षेत्रों में शुरू हुए जो आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के लिए जहां उत्पादन होते रहना ज़रूरी है, और इसलिए चीन में अगर कोई अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, उठापटक या विरोध प्रदर्शन या सरकार की तरफ से सख्ती दिखती है तो उसका असर में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। यही मेरा अगला सवाल था सर, कितनी गहरी संकट है चीन के लिए, और चीन को कहते हैं ना छींक आई तो ठंड सबको लग गई, तो कितना असर पड़ेगा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर? चीन अपनी तमाम समस्याओं, विसंगतियों के बावजूद दुनिया की अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ है, और चीन में राजनीतिक अस्थिरता या चीन में विरोध प्रदर्शन या चीन में कोविड की सख्ती का असर हम पिछले 1 साल 1.5 साल से पूरी दुनिया के बाजारों पर देख रहे हैं। अब जबकि ये नए सिरे से वहाँ राजनीतिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि चीन की सरकार इस पर क्रैकडाउन करेगी, सख्ती करेगी, इसे बंद करने की कोशिश करेगी। फैक्ट्रियों में वैसे ही उत्पादन कम है या कम, लोग तनख्वाहें बढ़ाने के बाद भी काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कोविड के कारण। इसका असर हमें ग्लोबल सप्लाई लाइन पर दिखाई देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महंगाई में जो थोड़ी सी कमी हमें पिछले 1-2 महीनों में दिखाई दी, कई सारी कारणों से, चाहे महंगाई वो पीक आउट होने लगती हो, वो अगर चीन में अस्थिरता आती है तो चीन की अर्थव्यवस्था तो अपनी मुश्किल में फंसेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की आपूर्ति घट जाएगी, और चीन का विकल्प अभी है नहीं, ये आपूर्तियाँ दूसरी जगह से कहीं लाई नहीं जा सकती।
थी। इसलिए दुनिया में आज हमने एशिया के शेयर बाज़ारों में इतनी बेचैनी देखी, क्योंकि एशिया की अर्थव्यवस्थाएं चीन से गहराई से गुथी हुई हैं। उनके छोटे छोटे सामानों से लेकर, पुर्जों से लेकर, रॉ मटेरियल से लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए चीन का वो एरिया महत्वपूर्ण है, जिस एरिया में हमें विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, भारत से लेकर चीन अमेरिका तक की सारी बात। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्पेशल रिपोर्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। इस योजना की, इस बीमा की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब ना तो किसान इसमें आगे आ रहे हैं, ना ही राज्यों की सरकारें। आखिर ऐसा क्यों हो रहा, ये सब कुछ आपको बताएगी ये स्पेशल रिपोर्ट। किसानों को फसल के बीमा की जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय सरकारें इस योजना से दूरी बनाने लगी हैं। लगातार 2 सीजन फसलों पर मौसम की मार पड़ी है और उपज घट गई है। पिछले साल रबी के सीजन में मौसम की मार से गेहूं की उपज घट गई और अब बीते खरीफ सीजन में धान की खेती पर मौसम की मार पड़ी है। ऐसे समय में सरकारों को किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए उनके साथ दिखना चाहिए था, लेकिन उल्टा सरकारें किसानों के लिए लॉन्च की गई फसल बीमा योजना से पल्ला झाड़ रही है। 2016 में लॉन्च के बाद 2018 के खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना यानी PMFBY के साथ 22 राज्य जुड़ गए थे, लेकिन बीते खरीफ सीजन में योजना के साथ जुड़े रहने वाले राज्यों की संख्या घटकर 19 रह गई है और अभी जो रबी सीजन चल रहा है उसमें अब तक सिर्फ 14 राज्य ही इस योजना के साथ जुड़े हैं। छोटे, सीमांत और ऐसे किसानों के बीच ये योजना लोकप्रिय होती जा रही थी जिन्हें लोन देने में बैंक आनाकानी करते हैं। 2016 में लॉन्चिंग के बाद से इस योजना के साथ जुड़ने वाले ऐसे किसानों का आंकड़ा 282% बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे राज्य सरकारें इस बीमा योजना के साथ दूरी बनाने लगी हैं, वैसे वैसे योजना के साथ जुड़ने वाले किसानों की संख्या भी घटी है। 2018 के खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के साथ देश भर के 2.16 करोड़ किसान जुड़ गए थे और बीते खरीफ सीजन में यह आंकड़ा घटकर 1.53 करोड़ रह गया है। PMFBY के तहत फसल का बीमा कराने के लिए किसान को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी तथा कमर्शियल फसल के लिए 5% प्रीमियम चुकाना पड़ता है। बाकी बचे प्रीमियम का आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्य सरकारें चुकाती हैं। लॉन्चिंग के बाद से अब तक इस योजना के लिए किसानों की तरफ से 25,186 करोड़ रुपए का प्रीमियम चुकाया गया है और मुआवजे के तौर पर सरकार की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी बीमा क्लेम के भुगतान में सरकारों पर खर्च का बोझ बढ़ गया है और शायद यही वजह है कि कई राज्य इस योजना से दूरी बना रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा में सुधार के संकेत दिए हैं और कहा है कि योजना में किसान हितैषी बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि बदलाव के बाद भी इस योजना के लिए राज्य सरकारों का रुझान बढ़ेगा या राज्यों के पीछे हटने का सिलसिला बना रहेगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है।